जो है, तो अब मेरे तरफ से जो चौथे कंटेंडर है वो है ट्रेंट बोल्ट, जिन्होंने न्यूजीलैंड के लिए काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो ट्रेंट बोल्ट ने 71 टेस्ट मैचेस खेले हैं न्यूजीलैंड के लिए, जिसमें उन्होंने 281 विकेट्स लिए हैं, 2.99 की इकोनॉमी, 8 टाइम्स 5 विकेट हॉल्स और 1 टाइम 10 विकेट हॉल। जो उनका ओडीआई करियर रहा है उसमें उन्होंने 93 मैचेस खेले, 169 विकेट्स लिए हैं और 5 टाइम्स 5 विकेट हॉल्स है। T20 इंटरनेशनल 34 खेले हैं, जिसमें उनके 46 विकेट्स है, 8.54 की इकोनॉमी और 0 टाइम्स 5 विकेट हॉल्स। तो आप क्या कहना चाहेंगे ट्रेंट बोल्ट पे सौरभ? और मुझे लगता है कि ट्रेंट बोल्ट का अभी का जो रिसेंट फॉर्म चल रहा है वो बहुत ही बढ़िया है। और सऊदी और ट्रेंट बोल्ट जो है न्यूजीलैंड के लिए बहुत ही अच्छे साबित हो रहे हैं और बाकी की टीमों के लिए बहुत ही घातक। वो बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। और इन इन केस मतलब अगर स्पेशली बोल्ट की बात की जाए तो उन्होंने इस 2-3 साल में तो कुछ ज्यादा ही प्रभाव किया है। और आईपीएल में जो उन्होंने विकेट झटके हैं पावर प्ले में वो तो बहुत ही शानदार थे। जी हाँ। पर ट्रेंट बोल्ट जो है वो 2015 के वर्ल्ड कप के जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर्स थे ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क के साथ। और ट्रेंट बोल्ट जो अपने शुरुआती में ना, ट्रेंट बोल्ट की जो खास बात है ना कि वो इन स्विंग भी कर सकते हैं, आउट स्विंग भी कर सकते हैं, और टेस्ट में जो उनका रुतबा है वो बहुत ही बढ़ जाता है। क्योंकि टेस्ट में अगर आपके पास एक लेफ्ट आर्म बॉलर है जो कि स्विंग कर सकता है दोनों तरफ, तो वो एक बड़ा एडवांटेज खुद में हो जाता है। और ट्रेंट बोल्ट ने जो सालों से न्यूजीलैंड जी के लिए हाँ। करते आ रहे हैं वो एक बहुत बड़ी बात है। जी हाँ। और उनका मतलब जो आईपीएल की हम बात करते हैं वो ज्यादा स्पेशलिस्ट नहीं है डेड बॉलिंग के लिए, लेकिन जो पावर प्ले में वो बॉलिंग करते हैं। और अभी के आईपीएल में हमने जो उनके यॉर्कर देखे थे वो बहुत ही बढ़िया थे। देखिए, जो और वो इम्प्रूव करने वाले लगते हैं हमेशा। ट्रेंट बोल्ट का ऐसा रहा है कि ट्रेंट बोल्ट को ना मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड रखा गया है। कि ट्रेंट बोल्ट एक ऐसे बॉलर है, और वो विकेट टेकर बॉलर है। लगे तो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि उनकी इकोनॉमी आपको थोड़ी ज्यादा दिखे, पर वो विकेट झटकाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पे उन्होंने अपनी टीम के लिए अच्छा किया है। जी हाँ। जी। और ट्रेंट बोल्ट तो बनती है इस लिस्ट में मतलब कंटेंडर से। तो मेरे अगले और लास्ट कंटेंडर है मेरी तरफ से वो है जोश हेजलवुड। उन्होंने भी मतलब ज्यादा मुकाबले तो नहीं खेले हैं इतने, लेकिन जो भी उनका चल रहा है फॉर्म और जो उनके रिसेंट मुकाबले है वो बताते हैं कि उनके पास क्या कैलिबर है और वो किस क्षमता की गेंदबाज है। तो उन्होंने टेस्ट मैचेस में बहुत ही अच्छा किया है। उन्होंने खेले 55 मैचेस, विकेट लिए 212, इकॉनमी है 2.74 की, और 5 विकेट हॉल है 9, और 10 विकेट हॉल नहीं है। और ओडीआईस की बात करें तो 54 मैचेस खेले हैं, 88 विकेट्स, 4.79 की इकॉनमी, और 5 विकेट हॉल है 3। और T20 करियर उनका बहुत ही शॉर्ट है, मतलब 9 ही मुकाबले वो खेले हैं और 9 विकेट उसमें लिए हैं। और इकॉनमी स्लाइटली हाई है 9.19। देखिए, जब हम जॉश हेजलवुड की बात करते हैं ना, तो जो फॉर्मेट हमारे दिमाग में आता है वो टेस्ट। ये टेस्ट में जॉश हेजलवुड जितना खतरनाक तो मुझे मतलब कोई प्लेयर नहीं नजर आता है। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया टीम में से उठा रहे, इंडियन टीम में भी अगर जॉश हेजलवुड के सामने मुझे कोई टक्कर का दिखाई नहीं देता है। ये जॉश हेजलवुड की जो सबसे बड़ी खासियत है ना, कि वो जिस लाइन पे, जिस लेंथ पे और कंसिस्टेंटली जो हिट करते रहते हैं, बॉल को अंदर लेके जाते हैं, बाहर लेके जाते हैं। कॉरिडोर ऑफ अनसर्टिनिटी, हाँ, जी जिसको हाँ। कहा जाता है कॉरिडोर ऑफ अनसर्टिनिटी, वहीं पे मतलब लगातार एक ही टप्पे पे गेंद डालते रहते हैं। और और आप, उसी काइंड के सिमिलर प्लेयर आप पैट कमिंस को भी मान सकते हैं। मतलब वही लेंथ वही लाइन पे बार बार वही डालना है। जी हाँ। और आपने जब देखा, जब इंडिया जिस इनिंग में 36 ऑल आउट हुई थी, उस इनिंग में
आप जब देखेंगे तो सबसे मतलब जॉश हेजलवुड वही जॉश हेजलवुड ही थे जिन्होंने इंडिया को कोलैप्स किया था। और अगर आप अच्छे से जाके जब उनके विकेट देखेंगे ना, तो एक ही गुच्छा था जहाँ पे वो बॉल डालते जा रहे थे, आउटसाइड थोड़ा ऑफ स्टम्प, कभी इन स्विंग हो रही थी, कभी आउट स्विंग हो रही थी, एजिस लग रहे थे, एलबीडब्ल्यू हो रहे थे प्लेयर। तो वही उनकी एक बहुत बड़ी खासियत है। पर जो उनको फैब फोर में आने से जो चीज उनको रोकती है, वो है उनका इंटरनेशनल टी20 करियर। चाहे वो इंटरनेशनल टी20 करियर उठा ले या लीग्स के मैचेस, क्योंकि जॉर्ज हेजलवुड को टी20 बॉलर माना ही नहीं गया, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा टी20 मैचेस ही नहीं खेले हैं, चाहे वो लीग्स की बात कर ले या इंटरनेशनल की बात कर ले। और मैं तो ये भी कह सकता हूँ, मतलब आईपीएल में उनको अच्छा मौका था, लेकिन वो रिटर्न आ गए, चेन्नई की तरफ से वो थे, लेकिन पहले उनको चांस नहीं मिला, और इस बार शायद चांस मिल सकता था, तो वो खेले नहीं, मतलब उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। देखिए, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी के साथ एक जो बहुत अच्छी बात है ना, वो कभी भी लीग्स को अपने कंट्री से ऊपर प्रीफर नहीं करते। चाहे पैट मतलब जॉश हेजलवुड की बात कर लीजिए या मिचेल स्टार्क की बात कर लीजिए। मिचेल स्टार्क का जब रुतबा बना था 2015-16 में, तभी भी वो आईपीएल खेलने नहीं आए थे, और वो उन्होंने हर साल फिर अपना नाम वो वापस लेते गए। और अभी भी हम हर साल ये सोचते हैं कि मिचेल स्टार्क इस साल आएंगे और कि मजा मिचेल आएगा उनको स्टार्क देखने में। आएंगे, जी। और ऑक्शन में तो हर कोई उनके पीछे भागता था अगर वो आते थे तो। जी और हाँ। 15-16 करोड़ तो उनके लिए रखे ही हुए थे, जी। क्योंकि हमने देखा है कि जो जाय रिचर्डसन और राइली मेरिडिथ जैसे यंग बॉलर को 8-8 11-11 करोड़ मिले। तो मतलब वो है कि सप्लाई और डिमांड का जो गेम था इस बार का आईपीएल ऑक्शन, तो उसमें वो उनको बहुत लोग चाहते थे कि वो हमारी टीम में आए, लेकिन उन्होंने नाम ही नहीं डाला। और जी हाँ। जब वो अपने पीक में थे 2014-15 में आईपीएल में, उसके बाद भी उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। अगर वो खेलते रहते तो, लेकिन उनके लिए मतलब अपना जो कंट्री का जो खेलने के लिए ये है, टेस्ट मैचेस और वनडे, वो उनको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। देखिए, अगर हम मिचेल स्टार्क की बात करें तो मिचेल स्टार्क के बहुत सारे ऐसे रीजन, हर साल उनका एक नया रीजन आता था। किसी साल वो इंजर्ड हो जाते थे, किसी साल वो रेस्ट लेते थे ताकि वो कंट्री के लिए खेल पाए। इस तरह के कई रीजन आते गए। पर अभी हम जब जॉश हेजलवुड की बात कर रहे हैं, तो जॉश हेजलवुड का बस एक ही जो मतलब एक पॉइंट है जो उन्हें फैब फोर में से मेरे हिसाब से जो थोड़ा नीचे रख सकता है, वो है कि उनका टी20 इंटरनेशनल करियर। कि अगर वो थोड़े बहुत मतलब वो जी हाँ। ऐसा नहीं कि वो हर मैच टी20 खेली उनके कंट्री की तरफ से, पर उनका जो सैंपल साइज है और उनका करियर भी एक अच्छा खासा बहुत लंबा ही है। कम। उनका लंबा करियर में अगर सैंपल साइज इतना छोटा है तो शायद हो सकता है कि वो फैब फोर में नजर ना आए, पर हम देखते हैं कि वो क्या हमें नजर आएंगे। तो जो लास्ट कंटेंडर बची है, आपके लास्ट कंटेंडर। जी हाँ। जी हाँ, जो लास्ट कंटेंडर बचे हैं और जिन्होंने न्यूजीलैंड क्रिकेट को रिवाइव करने में एक बहुत बड़ा योगदान निभाया है, वो है न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर टीम साउदी। टीम साउदी न्यूजीलैंड के एक लेजेंड है, जो कि अब 32 साल के हो चुके हैं। और उनके अगर हम करियर की बात करें, तो टीम साउदी ने 78 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने 308 विकेट्स लिए हैं, 2.98 की इकोनॉमी, 12 टाइम्स 5 विकेट हॉल्स और 1 टाइम 10 विकेट हॉल। ओडीआई करियर की बात करें तो 143 मैचेस, 190 विकेट्स, 3 टाइम्स 5 विकेट हॉल्स। और टी20 इंटरनेशनल 82 मैचेस, 99 विकेट्स, 8.39 की इकोनॉमी और 1 टाइम 5 विकेट हॉल। तो सौरभ, आपकी क्या राय है टीम सऊदी के बारे में? जी हाँ। जब से मैंने मतलब क्रिकेट देखा है, सबसे जो स्टार्टिंग में जो बॉलर थे न्यूजीलैंड के लिए, वो मैंने देखे थे टीम साउदी, और तब से आज तक वो चलते जा रहे हैं, अभी भी वो खेल रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया मतलब उनका ये रहा है पूरा करियर। और सबसे आइकॉनिक मोमेंट जो मुझे लगता है वो है 2015 का वर्ल्ड कप। उन्होंने 7 विकेट लिए थे 33 रन देके इंग्लैंड के खिलाफ। जी वो हाँ। प्रदर्शन बहुत ही काबिले तारीफ था, और जिस तरह से उन्होंने आउट स्विंग विन स्विंग से विकेट ली थी, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे थे।
जो टीम सऊदी की बॉलिंग की स्टाइल की बात करें तो टीम सऊदी का जो सबसे मेन वेपन है, टीम सऊदी नाम लेते से आता है कि आउटस्विंग। ये टीम सऊदी आउटस्विंग बहुत करवाती है और वो बहुत घातक बन जाती है बैट्समैन की। और हमने जो उनका टेस्ट मतलब करियर। वो जी। ऐसा कह सकते हैं कि जब टेस्ट में बॉलिंग डालने आते हैं तो आओ मुझे कवर ड्राइव मार के दिखावा, इससे टाइप की वो मतलब बॉलिंग करते हैं। जी। हमेशा सोचते हैं कि आगे डालो और ड्राइव खिलाना चाहते हैं ताकि स्लिप में वो कैच आउट हो जाए बैट्समैन। अगर हम दो पोस्ट 2000 के बाद से अगर हम न्यूजीलैंड बॉलिंग की अगर कुछ मेन मूवमेंट्स देखें तो उन मूवमेंट्स में टीम सऊदी रहते 2011 में जब न्यूजीलैंड ने अच्छा किया था तब भी टीम सऊदी का बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था। जब 2019 में भी ट्रेंट बोल्ट के साथ उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, 2015 में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया। पर और ये भी बात है कि 2008 अंडर 19 वर्ल्ड कप के वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे टीम सऊदी। और वो एक ऐसे खिलाड़ी थे जिनके ऊपर पूरी दुनिया की नजर थी क्योंकि उन्होंने इतनी बेहतरीन बॉलिंग की थी 2008 में। जिस साल केन विलियमसन, टीम सऊदी, ट्रेंट बोल्ट, इंडिया की तरफ से ट्रेंट विराट बोल्ट, कोहली, ये सब अंडर 19 रविंद्र वर्ल्ड कप। जडेजा। जी हाँ, ये सब अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल रहे थे। और तब उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया था कि एक न्यू टैलेंट न्यू टैलेंट ने अपना अराइवर कर चुका है इंटरनेशनल क्रिकेट में। और अभी वो प्रूव कर रहे हैं उस चीज को। जी हाँ। और और प्रूव क्या, उन्होंने प्रूव कर दिया है ऑलरेडी, ऐसा हम कह सकते जी हाँ, और इतना लंबा करियर होना एक फास्ट बॉलर की मतलब काफी अच्छी बात है, मतलब आसान हैं। बात जी नहीं हाँ। है। और लगातार परफॉर्मेंस देना वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ऐसे हमारे अब। और जी कहिए। अब तो बहुत ही मतलब निर्णायक घड़ी आ चुकी है, कौन रहेगा फैब फोर में। टेंडर्स जिसका तो हमने बता दिए। जिसका आप सभी को इंतजार था कि कौन से फैफुट की सबके बीच में तगड़ा कंपटीशन है। और देखिए एक और बात जो है कि जो कंट्री से पाकिस्तान की तरफ से वेस्ट इंडीज की बात कर लीजिए या और भी जो कंट्रीज है श्रीलंका, श्रीलंका, बांग्लादेश। इनकी तरफ से हम फास्ट बॉलर्स नहीं ले पाए क्योंकि इनकी जो फास्ट बॉलर जैसे हम जब पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका की बात करते हैं तो उनका जो लेजेंडरी टाइम था, उनकी जो लेगेसी है ना, वो शायद कहीं ना कहीं पीछे छूट चुकी है। हम पाकिस्तान की वकार यूनिस, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, ये जो शोएब लीजेंड्स है। अब मोहम्मद आमिर भी एक हम कंटेंडर ले सकते थे पर मोहम्मद आमिर का रिटायरमेंट ले चुका है, ये तो हम जरूर उनकी बात करते तो थे। हमने नहीं। जी हाँ, और वो रह भी सकते थे फैब फोर में जिस तरीके से वो गेंदबाजी करते हैं। जी हाँ, हमने उनका नाम डिस्कस किया हमने था पर। और जी हाँ, और श्रीलंका के साथ हमने देखा है कि जो लासित मलिंगा थे वो भी आ सकते थे, लेकिन वो रिटायर हो चुके हैं और उनके बाद उनके जैसा गेंदबाज हमें नहीं देखने को मिला है श्रीलंका की तरफ से। और ना ही बांग्लादेश के इतनी मतलब किसी की रीच है, इतने सैंपल साइज किसी का नहीं है कि हम ले सके। और सेम गोज विद पाकिस्तान की, उनके भी जो प्लेयर्स है उनका भी सैंपल साइज ज्यादा बड़ा नहीं है। पाकिस्तान के प्लेयर्स मतलब उनके पास टैलेंट बहुत बढ़िया है। आप शाहीन अफरीदी को देखिए या नसीम शाह को देखिए, मतलब ऐसे बहुत सारे यंगस्टर्स उनके हैं। पर वो अभी यंगस्टर्स है, उनको भी बहुत कुछ प्रूव करना है अपनी कंट्री के लिए। जी हाँ, वो तो अभी अभी आए। जी हाँ, और वेस्ट अभी तो इंडीज की उनका तरफ से अराइवल भी, हुआ। वेस्ट इंडीज की तरफ से हमारे ध्यान में एक नाम आया था केमार रोच का। पर शेल्डन कॉटरेल। और अभी मतलब अभी अभी जिन्होंने किया है चालू अपना करियर, शेल्डन कॉटरेल, जी हाँ। वो भी और हो सकते थे, लेकिन उनका भी सैंपल साइज मतलब मैच नहीं करता है जो हमने कंटेंडर्स लिए। जो केमार रोच की भी बात की थी, पर केमार रोच जब इसे टेस्ट क्रिकेट में हमें दिखाई देते तो उनका भी नाम हमने नहीं लिया। तो अब सौरभ, अब हम चूज करेंगे फैब फोर। अब इसमें हमारे शायद दोनों के जो मत है वो बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं, पर हम देखते हैं कि जी अब हाँ। एक फाइनल फैसला क्या हो सकता है। तो सौरभ, आप आपके फैब फोर बताइए मुझे। मैं तो चुनना चाहूंगा पहले, मेरे इसमें आएंगे बुमराह। ओके। और एक कागिसो रबाडा। ओके। और मैं ये किसी मतलब पर्टिकुलर ऑर्डर ऑर्डर में नहीं बता रहा हूँ, मतलब सिर्फ फैब फोर की बात कर रहे हैं, या। कोई ऑर्डर नहीं है इसमें। जी। उसके बाद मैं रखना चाहूंगा पैट कमिंस को।
और उसके बाद जोफ्रा आर्चर। मतलब ये आपके मेरे फैब फैफ फोर। फोर है जसप्रीत बुमराह, कगिसो रबाडा, जोफ्रा आर्चर और पैट कमिंस। जी हाँ। दिया इसमें मतलब ठीक है, आपकी सोच बढ़िया है। अगर मैं मैं अगर सोचूं तो मैं अपने फैब फोर में एक, क्योंकि एक जो पहलू है कि रिसेंट परफॉर्मेंस की भी हम बात कर रहे थे, तो मैं रखना चाहूंगा जोफ्रा आर्चर, कगिसो रबाडा और ठीक है। ट्रेंट बोल्ट। और एक जो चौथा कंटेंडर के लिए मेरे जहन में तीन प्लेयर्स है। एक है जसप्रीत बुमराह, जिसको अगर आप किसी से भी बात करें कि आपकी फैब फोर में जसप्रीत बुमराह रहेंगे तो वो हाँ ही कहेंगे। पर मेरे लिए सवाल इसलिए जसप्रीत बुमराह पे क्योंकि जो उनका रिसेंट परफॉर्मेंस रहा है, अगर आप आईपीएल को हटा दीजिए, उनका जो ओडीआई मैचेस जो पिछले 10-15 ओडीआई मैचेस रहे हैं, उनके कुछ खासा नहीं रहे। बहुत बार उनको 0 विकेट के साथ वापस जाना पड़ा है। T20 का मैचेस तो अभी इतने हुए नहीं फिलहाल, और जो हमने टेस्ट मैचेस देखे थे तो उसमें भी उन्होंने भूमिका जरूर निभाई थी, पर वो उतने अच्छे फॉर्म में नहीं थे। दूसरा नाम जो है मोहम्मद तो शमी। आप तो मतलब एक तरफ से ऐसा कह रहे हैं कि विराट कोहली ने शतक नहीं मारा तो उनको फैफ फोर से हटा दो। नहीं मैं जी, तो नहीं मानता भाई, मेरे तरफ देखिए से बुमराह तो रहेंगे ही रहेंगे। देखिए देखिए शतक मारना और रन्स बनाना दोनों में डिफरेंट बात है ना। विराट कोहली ने जरूर शतक नहीं मारे हो, पर विराट कोहली कंसिस्टेंटली रन जरूर बना रहे हैं। जसप्रीत बुमराह की अगर आप, तो सेम गोज विद बुमराह, अगर वो विकेट भी नहीं लेते हैं तो इकॉनमी तो भाई अच्छी रहती है उनकी। आप मतलब उसको मिस आउट तो नहीं करना चाहोगे। अगर आप अभी प्रेजेंट में पूछो किसी से भी कि बुमराह आपको टीम में चाहिए तो वो सबसे पहले उनको ही लेंगे, बाद में बैट्समैन की तरफ जाएंगे। जी हाँ, मैंने वो बात कही है। मैंने इसलिए तो कहा कि कोई शायद मेरे मतलब बहुत से लोग मेरे से इत्तेफाक ना रखे कि, पर शायद हो सकता है कि मेरे चौथे कंटेंडर जसप्रीत बुमराह ही रहे। पर उनको एक टफ कंपटीशन इन बॉलर्स से मिलता है, जो मोहम्मद शमी और टीम साउदी ऐसा हो सकता है कि उनका रिसेंट परफॉर्मेंस थोड़ा डिप किया है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब इतना लंबा करियर रहता है किसी बॉलर का, तो उसका परफॉर्मेंस कभी ना कभी डिप होता ही है। और शायद टीम सऊदी का भी वो जी। डिप हो रहा है। और मोहम्मद शमी इसलिए भी, देखिए मोहम्मद शमी हमेशा से मुझे एक विकेट टेकर, हालांकि उनका जो इंटरनेशनल T20 करियर रहा है वो इतना प्रभावशाली नहीं रहा है। पर अगर आप मुझे पूछे कि अगर ओडीआई और टेस्ट में अगर आपको किसी एक बॉलर को पिक करना रहे, तो शायद मेरे लिए वो मोहम्मद शमी रहेंगे। ये ओडीआई में तो नंबर्स के हिसाब से भी वो बहुत आगे है जसप्रीत बुमराह से, और टेस्ट में शायद नंबर में वो थोड़ा ज्यादा पीछे नहीं है, थोड़ा पीछे है। पर फिर भी जिस तरीके से वो विकेट्स मेन मोमेंट्स पे आके विकेट्स लेते हैं अपनी टीम के लिए, जसप्रीत बुमराह सेम विद T20 में करते हैं। वो अपनी टीम के लिए आके मेन मोमेंट से विकेट लेते हैं। पर जो टेस्ट और ओडीआई की बात है, तो वहां पे मेरे लिए इंडिया के नंबर वन बॉलर इस टाइम पे मोहम्मद शमी है। तो शायद मैं मोहम्मद शमी के साथ जाना चाहूंगा जसप्रीत बुमराह के ऊपर। तो मेरे जो चार बॉलर्स रहेंगे वो रहेंगे मोहम्मद शमी, जोफ्रा आर्चर, ट्रेंट बोल्ट, और चौथे जो बॉलर मैंने कहा कगिसो रबाडा, ये रहेंगे। जी। मतलब तीन तो सिमिलर ही है, लेकिन एक पॉइंट पे जो है जसप्रीत बुमराह और शामी। मतलब नो ऑफेंस तो, तो आप बता दीजिए। नो ऑफेंस टू जसप्रीत मतलब बुमराह, बट अगर रिसेंट, इसलिए मैंने एक पहलू मेरा जो था वो रिसेंट परफॉर्मेंस था, जिसकी वजह से शायद मैं मोहम्मद शमी को थोड़ा तो ऊपर रखा। रिसेंट फिर तो आप सऊदी के साथ क्यों नहीं गए? उन्होंने तो अभी अभी 6 विकेट लिए भाई। नहीं, पर एक एक मैच के बलबूते की पिछले कुछ टाइम से हमने उनकी बॉलिंग नहीं देखी ना। अभी तो वो एक ही मैचेस में एक ही इनिंग में 6 विकेट लिए हैं। वो भी एक बात है, लेकिन जैसा आप सोचते हैं, मेरे हिसाब से तो मेरे लिए मेरे फेफर बेस्ट है। जी हाँ, वो तो है। तो अलविदा ले लिया जाए आज की शो से। जी हाँ, चलते हैं। जी और हाँ। आपको अगर ये पसंद आया होगा तो आप भी मतलब कमेंट डाउन कर दीजिए आपके फेफर, और क्या सोचते हैं किसकी फेफर बेस्ट है। मतलब वैसे तो एक ही चेंज है, शमी जी, और बुमराह। तो आप बता दीजिए कौन सा पर आपको बेस्ट लगा पा। दोनों में भी सिर्फ फॉर्मेट का डिफरेंस आता है।
अगर आप ओडीआई और टी20 की बात करेंगे तो कोई भी जसप्रीत बुमराह को रहेगा, पर अगर आप टेस्ट और ओडीआई की बात करेंगे तो मेरे लिए मोहम्मद शमी उससे ऊपर आएंगे। और जी हाँ, आप वो भी है, बताइए। लेकिन आप अगर देखें मतलब जो ओडीआईज हम कहते हैं उसमें जो 2015 के बाद शमी का नाम निकल गया था इंजरी की वजह से, तो बहुत देर तक वो ओडीआईज में वापस नहीं आए थे। तब जो कमान संभाली थी वो थी बुमराह ने। तो हालांकि वो मतलब बहुत ही कम मुकाबले खेले हैं शमी से। तो जैसा आप सोचते हैं देखते हैं अब। कुछ भी ऊपर, दोनों एट द एंड ऑफ द करियर लेजेंड की तरह ही बाहर निकलेंगे। और सबसे मेन बात, इंडिया के लिए खेलते हैं। जी हाँ, ये अच्छी बात है कि हमारी जो बहस हो रही है वो दोनों इंडियन फास्ट बॉलर्स के बीच में हो रही है, जो कि एक अपने आप में अच्छी बात है। तो ठीक है, अगर आपको हमारा शो पसंद आया हो या आपकी कुछ सजेशंस हो और आपकी जो फैब फोर है, जो भी आपको कहना हो, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम खुद जाके वो चेक करेंगे, पढ़ेंगे और हमारा हार्ट भी जरूर उसे देंगे। तो जी ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम आएंगे एक और एपिसोड के साथ जल्दी। हमारा हम जो स्पिनर्स फैब फोर है वो भी लाएंगे, और अगर हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो हम एक कंबाइंड फैब फोर भी बनाएंगे। तो आज के लिए जी। इतना ही। धन्यवाद सब। धन्यवाद। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आपका सपोर्ट हम हमारे साथ जरूर बनाए रखिए।